हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। उसके हम देखेंगे आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, उनके हम आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 2.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 10 लाख, हमें निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो लाइफ में हो ही नहीं सकता। चलो पहले हम लिख लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट रेशियो में हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन यहां पर हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर नेट सेल से डिवाइड नहीं करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर हमने कितना इंटरेस्ट कमाया, बेसिकली कितना अर्निंग की, कितना प्रॉफिट कमाया, ये हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। चलिए, तो यहां पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही दिया है सीधे, तो 2.5 लाख आप लिख लोगे यहां पर, इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको डायरेक्टली दिया है कितना, 10 लाख। तो यहां पर आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, इंटू 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 25%। तो क्लियरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 142। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 143, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख। तो 6 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। नेट फिक्स एसेट्स हैं 20 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल है 10 लाख। मतलब क्या है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज है। करंट असेट्स हैं 11 लाख। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मजा आएगा, दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by capital employed into 100। ठीक है, तो यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालोगे? ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 6 लाख दिया हुआ है। अब हमें यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट इमेजिन करें, आपको ये तो पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। तो ये आपका है लाइबिलिटी साइड, ये आपका असेट साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो आप लाइबिलिटी साइड में जितने भी इक्विटी में, दैट इज शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ जोड़ो और लॉन्ग टर्म डेट्स को जोड़ो। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये सब नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? असेट साइड अप्रोच से जाएंगे। तो असेट साइड पे जितने भी आइटम्स है सबका टोटल लगाएंगे, तो टोटल असेट्स आ जाएगा। उसमें से हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा इवेंचुअली जो यहाँ पर डेट और इक्विटी का टोटल जो है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है? नेट फिक्स्ड असेट्स दिए हैं कितने? 20 लाख के। और आपको क्या दिया हुआ है? करंट असेट्स दिए हैं कितना? 11 लाख के। अब देखो आपको करंट लाइबिलिटीज नहीं दिया है, लेकिन एक मजेदार बात देखो, उन्होंने क्या दे दिया आपको? करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो 10 लाख दे दिया। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि नेट फिक्स असेट्स में अगर आप प्लस कर दोगे करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो यही तो करना है आपको, नेट फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो या तो मैं इस तरह से सेपरेटली ऐड करूं, या मैं अगर डायरेक्टली बोलूं नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल,
तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है? तो नेट फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज बोलूँ या नेट फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल बोलूँ, बात एक ही है। समझ में आ गया डिफरेंस, मैंने क्या बताना चाहा आपको अभी यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो नेट फिक्स्ड असेट्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 लाख प्लस नेट वर्किंग कैपिटल आपका करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया 10 लाख। तो इवेंचुअली आप वही कर रहे हो, टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर रहे हो, या तो टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज लिखो या नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल लिखो, बात एक ही है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना आ जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 लाख आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, आपका आ जाएगा आंसर 20%। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ गया 20%। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ तक सब कहानी क्लियर है? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 144 पे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख दे दिया है, 15% लॉन्ग टर्म डेट है, शेयर होल्डर्स फंड्स है 4 लाख, हमें निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको इसमें मेहनत नहीं करनी, डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो देखो ध्यान से, 15% लॉन्ग टर्म डेट, तो ये आपको डेट दे दिया है 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब इक्विटी दे दिया है 4 लाख, तो डेट प्लस इक्विटी क्या हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाकर लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स ठीक है, तो यहां पर डेट कितना है देखो 8 लाख प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स आपके कितने हैं 4 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 12 लाख। तो यहां पर हम लिख लेंगे 12 लाख वर्किंग नोट नंबर 1 इंटू 100। चलो तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100 इज 33.33%। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 33.33%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 144 देख लो, कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स माइनस हुआ है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट माइनस हुआ है उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख, करंट असेट्स हैं 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख, फिक्स असेट्स हैं 6 लाख,
10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख, द रेट ऑफ टैक्स था 20%। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वर्किंग नोट लिख लेते हैं सबसे पहले, नेट प्रॉफिट सबसे पहले तो आफ्टर, यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले मैं समझा देती हूँ। अगर यहाँ पर सपोज 100 रुपये क्या है आपका नेट प्रॉफिट आपका है, अगर आफ्टर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स है, सॉरी, अगर नेट प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स है 100 रुपये, उसमें से 20% टैक्स कट गया तो 80 रुपये आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। ठीक है, सिमिलरली 100% अगर आपका क्या है, 100% आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से 20% टैक्स कट गया तो 80% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। अब क्लियरली यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है कितना, 1 लाख। तो अगर मैं 1 लाख को 80% से डिवाइड कर दूँ, 1 लाख अगर 80% वैल्यू है तो आपको ये सीधे ये वाला मिल जाएगा पार्ट, 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, सबसे पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1 लाख है। ठीक है, 100 माइनस टैक्स रेट, तो 100 माइनस 20% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 80% कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,25,000। तो क्लियरली आपको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा आपका, तो 1,25,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट जो माइनस किया था उसको भी ऐड बैक कर दो। तो इंटरेस्ट कितना माइनस किया होगा, 4 लाख की लॉन्ग टर्म डेट पे हमने 10% इंटरेस्ट पे किया, मतलब 40,000। तो 4 लाख का 10% हम लिख लेते हैं यहाँ पर 40,000। तो 1,25,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 1,65,000। तो क्लियरली यहाँ पर 1,65,000 मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर मिल गया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो समझ में आया किस लॉजिक से हमने किया यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, करेंट असेट्स दिया है, करेंट लाइबिलिटीज़ दिया है, फिक्स असेट्स दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है। मतलब क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें असेट साइड अप्रोच से ही जाना पड़ेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट्स कर लोगे तो टोटल असेट्स आ जाएगा, उसमें से लाइबिलिटी साइड का करंट लाइबिलिटी वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो आपका बचा हुआ दैट इज डेट और इक्विटी वाला हिस्सा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फिक्स असेट्स कितना है यहाँ पर 6 लाख, 4 लाख करेंट असेट है और 2 लाख करेंट लाइबिलिटीज है। 6 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा आपका ये 8 लाख। तो 8 लाख आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर वर्किंग नोट नंबर 3 इंटू 100।
चलो, तो 1,65,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, आपका आ जाएगा आंसर 20.625%, या इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 20.63%। ठीक है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 20.625 या 20.63%। देखो यही आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 125 था, ये बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, तो आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, दैट इज आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपका टैक्स रेट है 20%, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80% बचा, तो 80% वैल्यू को डिवाइड कर दिया 80% से। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू को 80% से डिवाइड किया, तो आपको फुल वैल्यू मिल गई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। उसमें इंटरेस्ट जो था वो ऐड बैक कर दिया, तो आपको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया असेट साइड अप्रोच से, सारे असेट्स का टोटल किया, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो डेट और इक्विटी का टोटल मिल गया 8 लाख। ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर आ गया 20.63%। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा लास्ट में नेट प्रॉफिट आया है वो है ये 6,50,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स दे दिया है 50%। ठीक है, तो इससे हम रिवर्स वर्किंग करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ₹10 लाख के, तो इस पर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाल लेंगे। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट दिया है, और अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लग चुका है अप टू डेट 2,50,000, तो हमें हमेशा नेट फिक्स एसेट्स लेंगे हम कैलकुलेशन में, तो इसलिए इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे कॉस्ट में से। करंट एसेट्स 12 लाख दिया है एंड करंट लाइबिलिटीज 4 लाख दिया है। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, यहां पर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स थोड़े से बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 6,50,000। चलो, तो यहाँ लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है हमारा 6,50,000। ठीक है, इसमें अब हम टैक्स ऐड बैक कर देंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ समझाई थी कैसे, यहाँ पर आपका इनकम टैक्स रेट कितना है 50%। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मान लें 100, उसमें से अगर आप 50% का टैक्स लगा रहे हो, मतलब 50 रुपये का टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका बचता कितना है, 50 रुपीज़ बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो क्लियरली अगर 100% आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से 50% टैक्स लग रहा है, तो बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50% ही है। तो क्लियरली 6,50,000 इज 50%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 6,50,000 डिवाइडेड बाय 50% कर दोगे, दैट इज 100 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर कितना है, 6,50,000। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 50% कितना हो जाएगा आपका, 13 लाख। तो ये आ गया कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, मतलब आपका टैक्स भी 6,50,000 लगा होगा। आ गया समझ में।
13 लाख अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर दोगे तो टैक्स कितना लगाया वो आप निकल जाएगा 6,50,000। तो आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स को वापस ऐड बैक कर दिया जो माइनस किया था, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी है जो ऐड बैक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी ऐड बैक करेंगे जो हमने माइनस किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हो जाएगा, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं उस पर 10%, तो 10 लाख इंटू 10%, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 लाख। तो ये कितना हो गया आपका, 14 लाख। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं, तो यहां पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया कितना, 14 लाख। तो हमें न्यूमरेटर मिल गया, यहां पर लिख लेते हैं 14 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर हो गया। तो क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था उसमें टैक्स को ऐड बैक किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया उसमें फिर इंटरेस्ट को भी जो माइनस किया था उसको ऐड बैक कर दिया, तो हमको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमारा न्यूमरेटर। चलो अब डिनोमिनेटर चाहिए भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है, आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर लाइबिलिटी साइड से देखें तो डेट प्लस इक्विटी, और अगर असेट साइड अप्रोच से देखें तो असेट साइड का टोटल कर लो, उसमें से लाइबिलिटी साइड का करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट माइनस कर दो, तो आपका डेट और इक्विटी का हिसाब आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो दोनों साइड से आप कर सकते हो, बट यहाँ पर जानकारी जो दी है वो असेट्स की ज़्यादा दी है, तो हम असेट साइड अप्रोच अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली टोटल असेट्स में से हम माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल असेट्स देखो क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिए फिक्स असेट्स एट कॉस्ट 22,50,000, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम हमेशा नेट फिक्स असेट्स लेते हैं। तो 22,50,000 माइनस 2,50,000, ये आपके नेट फिक्स असेट्स हो गए। प्लस देन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, करंट असेट्स 12 लाख, तो करंट असेट्स आपको दे दिए 12 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज दी है 4 लाख, तो यहाँ पर माइनस 4 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22,50,000 में से 2,50,000 गया तो कितना बचा, 20 लाख बचा। तो नेट फिक्स असेट्स आपके 20 लाख के हो गए, प्लस 12 लाख के करंट असेट्स हो गए, तो टोटल असेट्स आपके हो गए 32 लाख के। अब असेट साइड के टोटल, बैलेंस शीट को इमेजिन करो, असेट साइड का टोटल आ गया, उसमें से लाइबिलिटी साइड का करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दिया, तो आपका डेट और इक्विटी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो माइनस करंट लाइबिलिटीज 4 लाख किया, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 28 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28 लाख इंटू 100, ये आ गया इस पर आपका वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए, तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%, ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। सबसे पहले हमने, मैं एक बार रिवाइज कर पा रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस से टैक्स को ऐड बैक करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, फिर इंटरेस्ट को भी ऐड बैक कर दिया, तो हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज न्यूमरेटर। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने सारे असेट्स का टोटल किया, उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। और इस तरह से हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 किया, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 50%। क्लियर हो गया इतना, बढ़े आगे। चलो, तो आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 147। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड you are required to calculate return on investment for the year 2021.
तो यहाँ पर आपको जानकारी जो दी गई है, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, वो बैलेंस शीट के फॉर्म में दी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, और आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब आपको क्या क्या चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले तो हम उसको फॉर्मूले वाइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब यहाँ पर देखो, पता चल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या चाहिए। अब इसके हिसाब से हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल दे दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिया है, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो क्लियरली ये आपका क्या हो गया, इक्विटी, और ये क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो इक्विटी प्लस डेट आपका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये इसका टोटल कर लेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। करंट लाइबिलिटीज दी है 8 लाख की, ठीक है। असेट साइड पे देखो, नॉन करंट असेट्स दिए हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 10% इन्वेस्टमेंट्स दी हैं और 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी हैं। तो बस इसका आपको एक स्पेशल इफेक्ट मैंने आपको सिखाया था, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इफेक्ट हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्या है वो भी सोल्यूशन देखते देखते आपको याद आ जाएगा। चलो, करंट असेट्स 14 लाख है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमें दे दी गई है। आखिरी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 9,72,000। तो हमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली यहाँ पर क्या दे दिया है, बिफोर टैक्स, मतलब हमें सीधे सीधे यहाँ पे टैक्स तो ऑलरेडी एडेड बैक है, टैक्स माइनस नहीं हुआ है इसमें से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें सिर्फ हमें इंटरेस्ट है और अगर कोई डिविडेंड है वो ऐड बैक करना है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे सोल्यूशन पे, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना वर्किंग नोट। चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, न्यूमरेटर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 9,72,000, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें जो इंटरेस्ट हमने पे किया है उसको ऐड बैक कर लेंगे वापस, क्योंकि हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर हमारा क्या है, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो 16 लाख की बोरोइंग्स हैं, 16 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उस पर 15% से हमें इंटरेस्ट देना होगा पूरे साल का। तो कितना हो जाएगा ये, 16 लाख का 15%, 2,40,000। तो 2,40,000 का इंटरेस्ट जो हमने माइनस किया था नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी दे दिया गया है, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको ट्रेड करने के पर्पज से हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इफेक्ट हमें लेना पड़ता है, क्या, जो 10% इस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, उसको आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते टाइम माइनस करना है, ठीक है। उस इनकम को आपको हटाना होगा। तो यहाँ पर 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर 10% से आपने इनकम इंटरेस्ट अर्न किया होगा, उसको हम इस नेट प्रॉफिट में से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें वो इनकम इंक्लूडेड होगी, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर 10% आपने इंटरेस्ट अर्न किया होगा, दैट इज 12,000 रुपये। तो 12,000 को आप माइनस करोगे,
ठीक है, तो जाके आपको फिर मिलेगा फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में दिया है इसका इफेक्ट लेना है, ठीक है। तो उस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे, उसको हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते समय हमें रिमूव करना होगा उस इनकम को। चलो, तो 9,72,000 प्लस 2,40,000 इंटरेस्ट को एड बैक किया जो माइनस किया था एज खर्चा, एंड जो इनकम ऑन हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स उसको भी माइनस करेंगे 12,000, तो ये आ गया हमारा 12 लाख। तो क्लियरली हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिल गया, 12 लाख मिल गया एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। चलो अब आ जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, डायरेक्टली डेट प्लस इक्विटी, लेकिन अगेन इसका तड़का आपको लगाना पड़ेगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, इसका स्पेशल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम नोट नंबर 2 लिख लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो डेट देखो कितना था हमारा, यहाँ पर आ जाओ, डेट था 16 लाख और इक्विटी कितनी है 5 लाख और 4,20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेट 16 लाख, इक्विटी हो जाएगी 5 लाख के शेयर कैपिटल प्लस 4,20,000 आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये टोटल इक्विटी हो जाएगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टोटल कितने के थे 1,20,000, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम हटाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,20,000 माइनस 1,20,000, आंसर इज 24 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 लाख एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 आपका कितना आ जाएगा, अगेन 50% ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा। क्लियर है, सब कुछ सेम था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया है, इसका जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, इस पे जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, इसको आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते समय इस इंटरेस्ट को रिमूव करना है, इस इनकम को हटाना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आपको जब आप ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हो उसमें से आपको माइनस करना है। समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द भारती लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। अगेन हमें बैलेंस शीट दी हुई है और हमें क्या करना है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 विथ रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड divided by capital employed into 100। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया है देखो। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको आप लोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको पीएनएल का, और इस साल का जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स, जो लास्ट में आपका बचा होगा नेट प्रॉफिट, उसको इवेंचुअली हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका ट्रांसफर किया है, तो आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 20,88,000 हो गया। ये भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट करोगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर ये आपका इक्विटी हो गया और ये आपका डेट हो गया।
तो डेट प्लस इक्विटी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आ रहा है समझ में। करंट लाइबिलिटीज दी हैं 12 लाख, ठीक है। असेट साइड पे आ जाओ। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स असेट 27 लाख के दिए हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 10% इन्वेस्टमेंट 3 लाख एंड अगेन 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का जो एडजस्टमेंट है उसका तड़का लगाना पड़ेगा, ठीक है। और करंट असेट्स आपको दिए 32,58,000। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्किंग नोट रेडी कर लेते हैं अपना। तो लिख लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई टैक्स रेट आपको दिया नहीं है, ठीक है। तो हम टैक्स को 0 मान रहे हैं, मतलब इसको मान रहे हैं यही आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि टैक्स 0 है, क्योंकि आपको टैक्स का कोई परसेंटेज नहीं दिया है। तो 14,58,000 जो इस साल का हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, इसको हम लिख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट ये आपका हो जाएगा बिफोर टैक्स 14,58,000। इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। 24 लाख का आपका बोरोइंग है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 24 लाख पे की उधारी पे, लॉन्ग टर्म उधारी पे हमने 15% का इंटरेस्ट दिया होगा, उस खर्चे को हम ऐड बैक कर रहे हैं, दैट इज 3,60,000, ठीक है। अब कुछ नॉर्मल केस होता तो यही आपका आंसर आ जाता नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का स्पेशल तड़का लगाना है, तो इसीलिए आपको 1,80,000 की जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर जो आपने 10% से इंटरेस्ट अर्न किया होगा उसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, वो इनकम को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस इंटरेस्ट अर्नड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर 10% से आपने इंटरेस्ट अर्न किया, मतलब 18,000 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, उसको हटाना पड़ेगा, इनकम को हटाना पड़ेगा। चलिए, तो अब 14,58,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यही आफ्टर टैक्स था क्योंकि टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया तो 0 मान लिया, प्लस उसमें 3,60,000 का इंटरेस्ट जोड़ दिया वापस, एंड माइनस 18,000 का इंटरेस्ट अर्नड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हटा दिया। तो हमारा अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 18 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 लाख। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। तो न्यूमरेटर मिल गया हमें। अब सिमिलरली कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड तो नॉर्मल केसेस में डेट प्लस इक्विटी ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, बट जब भी आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया होगा तो वो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटाना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय। चलिए, तो यहाँ पर हमारी डेट देखो कितनी है बैलेंस शीट में। हमारी लॉन्ग टर्म डेट है 24 लाख, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 लाख प्लस इक्विटी हमारी कितनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल है 7,50,000 का एंड हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है 20,88,000 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7,50,000 प्लस 20,88,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,80,000 के, तो ये पूरे इन्वेस्टमेंट्स हम हटा देंगे। इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, तो 24 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 20,88,000 माइनस 1,80,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,58,000।
दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। तो 50,58,000 ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2 इंटू 100। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 लाख डिवाइडेड बाय 50,58,000 इंटू 100 इज 35.59%। अब यहाँ पर ये होता अगर नॉर्मली आपको दिया होता कि आपको ROI कैलकुलेट करना है विथ रेफरेंस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन ध्यान से अब ये वर्ड देखो, मैंने जानबूझ के आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाया क्योंकि नॉर्मल केस में हम यही कैलकुलेशन करते, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट उन्होंने क्या डाला है, ध्यान से देखो। यहाँ आपको बोला है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितने भी डेट और इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो लेकर हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, और उससे फिर हमें यहाँ पर उस कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर जो हमें लेना है फॉर्मूले में, ये हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। जनरली नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, हम जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं बैलेंस शीट में उनको उठा लेते हैं डायरेक्टली डेट और इक्विटी के, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस बोला है तो आपके साल के शुरुआत में जो आपके डेट और इक्विटी के टोटल ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन्हीं को आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, अब ध्यान से देखो। यहाँ पर आपका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल जितना 1 अप्रैल को था उतना ही 31 मार्च को है, तो ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस ही है, ठीक है। आपका ओपनिंग बैलेंस भी 7,50,000 था। चेंज जो आया है वो आया है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका ओपनिंग बैलेंस था 6,30,000। इस पूरे साल के दौरान प्रॉफिट ऐड हुआ 14,58,000, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 20,88,000, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो पूरा इसी का खेल है। यहाँ पर अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, ओपनिंग नहीं बोला है, तो आप क्या करोगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा अभी 31 मार्च को रिजर्व एंड सरप्लस का, वो लोगे। लेकिन क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से ROI निकालना है, तो यहाँ पर आपको रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। इस पूरे साल के दौरान जो आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी कोई चेंज नहीं है, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है 24 लाख, ठीक है। तो जो भी चेंज है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो ये 20,88,000 जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस लिया है, इसमें से आप माइनस करोगे इस साल का प्रॉफिट जो आपने ऐड बैक किया है 14,58,000। या तो डायरेक्टली 6,30,000 उठा लो, या ये फाइनल फिगर लेके इसमें से इसको माइनस करके दिखाओ 14,58,000। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 14,58,000। समझ में आ रहा है। और उसके बाद हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000। क्लियर हो गया। तो इन सभी के ओपनिंग बैलेंसेस थे, सिर्फ यहाँ पर जो रिजर्व एंड सरप्लस था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से जो इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया उसको हटा देंगे, तो इसका हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। चलो तो अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 20,88,000 में से माइनस कर दिया इस साल का प्रॉफिट 14,58,000 एंड माइनस 1,80,000। तो आंसर इज 36 लाख। तो अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 36 लाख। समझ में आ रहा है क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर चेंज कर लेते हैं। एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा 36 लाख। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 लाख इंटू 100, आपका ROI कितना आ जाएगा, 50%। तो मैंने जानबूझ के पहले आपको गलत सॉल्व करके दिखाया, वो गलत नहीं था एक्चुअली, वो नॉर्मल केस सिनेरियो था। अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होता तो क्वेश्चन में, ठीक है, तब आपका वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंसेस को कंसिडर करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। चलो जल्दी से नोट कर लो, और कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लो। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर भी एक नोट लिखवा देती हूँ आपको। Since return on investment is to be calculated
ऑन द बेसिस या विथ रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि हमें ROI कैलकुलेट करना है विथ रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर। हेंस नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर will not be included in balance of reserves and surplus। ठीक है, तो ये नोट से आपको क्लियर हो जाएगी कहानी, क्योंकि ROI ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस में निकालना है, इसलिए हम जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग हमारा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, हमें जो निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड वो चाहिए ओपनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 149, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द ROI। परचेज किया मशीनरी 10 लाख का बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 ऑन मशीनरी, redemption of debentures by payment of 2 lakh and conversion of 9% debentures of ₹1 lakh into 10% debentures of ₹100 each at par। तो खुशखबरी ये है आपके लिए कि ये आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि ये सेम टू सेम हम डिस्कस कर चुके हैं इलस्ट्रेशन 126 में। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो इलस्ट्रेशन 126 आप रेफर कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करने में, और ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना है और चेक करना है कि आपने सही तरीके से इसको समझा है या नहीं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 126 के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार आपको खुद से ट्राई करना होगा। बाकी मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन 126 डिस्कस किया है, तो आप एक बार जाके उसको रेफर कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के जो इन डेप्थ इन डिटेल सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।